सुप्रभात मित्रों। तो ये इतिहास की अगली टॉपिक जिसका नाम है सल्तनत काल, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी आपको पढ़ने के बाद पता चल जाएगा क्यों इम्पोर्टेंट है। इस सल्तनत काल को सिर्फ सल्तनत काल नहीं, इसको दिल्ली सल्तनत भी कहते हैं, क्योंकि ये वही काल है जिसमें इधर उधर से होकर राजधानी आके दिल्ली बनी थी, जो आज तक चली आ रही है। ठीक, तो इसीलिए इसको दिल्ली सल्तनत भी कहते हैं। इसका परिचय जान लेते हैं। ये जो सल्तनत काल है ये कहाँ से शुरू होता है। शायद अभी कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 1191 में एक युद्ध हुआ था। इसके पहले कौन सा वंश था? इसके पहले राजपूत वंश थे ना। तो 1191 में याद होगा, राजपूत वंश के अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में एक युद्ध हुआ था। कहाँ पे? तराइन में। उस युद्ध में ये पृथ्वीराज तृतीय को परास्त कर दिया था। किसने? मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी उसी के बाद, परास्त करने के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की शुरुआत होती है। तो उन्होंने तो ये कर दिया, परास्त कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये अपने साथ एक दास लेकर आए थे। कौन? मोहम्मद गोरी। उस दास का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था उस दास का नाम? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक। ये दास जो थे, वैसे हुआ क्या था कि जब वो भारत में आए थे मोहम्मद गोरी, तो भारत के राज्यों को जीत कर अपने साथ ढेर सारे दास लेकर आए थे। तो दासों को वहीं पे नियुक्त कर दिया, वहाँ का शासक बना दिया, और खुद कहाँ चले गए? अफगान। तो उसी में एक दास थे कुतुबुद्दीन ऐबक। उनको कौन सा राज्य नियुक्त किया इन्होंने? या आप देखिए इस क्षेत्र को, जो जहाँ पे राजपूत का एरिया था, उत्तर भारत का एरिया, वहाँ पे इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया। लेकिन उस टाइम पे शासक नहीं थे, सिर्फ देख रेख कर रहे थे। शासन तो वहीं से करते थे, अफगान से, मोहम्मद गोरी। लेकिन हुआ क्या कि जब 1206 में मृत्यु होती है मोहम्मद गोरी की, तब उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली बार जो है अपने आप का राज्याभिषेक करवाया। तो इसके बारे में थोड़ा हम बाद में पढ़ते हैं। सबसे पहले सल्तनत काल के समय को देख लेते हैं। ये जो सल्तनत काल था, इसका समय क्या था? इसका समय था 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। इस सल्तनत काल में इतने दिनों के दौरान, ठीक, 320 वर्ष का एक समय था। इस 320 वर्ष में 5 वंशों ने इस पे शासन किया था। वो पांचों वंश जो थे, मतलब इसी सल्तनत काल के ही 5 वंश थे, शासन किया था। तो सबसे पहले उन वंशों के बारे में हम यहाँ देख लेते हैं। पहला क्या था? गुलाम वंश। ये कब से? 1206 से 1290 तक शासन किया था। फिर खिलजी वंश आया, 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन किया। फिर तुगलक वंश आया, 1320 से 1414 तक शासन किया। फिर सैयद वंश आता है, 1414 से 1451 तक शासन किया। फिर लास्ट में लोदी वंश आता है, जो 1451 से 1526 तक शासन करता है। इस शासन करने में सबसे पहला नंबर जो आता है वो आता है गुलाम वंश का, क्योंकि यही नींव पड़ रही थी सल्तनत काल की। और हमने अभी आपको बता भी दिया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे नींव रखता है। जब 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, तब इसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अपना राज्याभिषेक करवाया। कहाँ पे करवाया? कहाँ पे? लाहौर में। लाहौर। अब ये राजा बन गया। इसका राजा ये कितना दिन तक रहा, इसके काल या समय को जान लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक
का काल जो माना जाता है वो 1206 से लेकर 1210 तक माना जाता है। कितने बरस? 4 बरस। दूसरी चीज, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये संस्थापक माना जाता है। किसका? सल्तनत काल का। ठीक, एक संस्थापक भी इसको कह सकते हैं। दो चीज का संस्थापक हुआ ये। किसका किसका? एक तो गुलाम वंश का हो गया। अच्छा हाँ, गुलाम वंश को एक ही नाम से नहीं जानते हैं, गुलाम वंश को दास वंश भी बोलते हैं। और ये दास वंश ही नहीं कहते हैं, इसका एक और नाम है जिसको कहते हैं ममलूक वंश। ममलूक क्यों कहा जाता है? ममलूक का शाब्दिक अर्थ है जो है, जैसे दास गुलाम तो आप नाम से ही समझ रहे होंगे। ममलूक का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता की गुलाम संतान, उसका अर्थ ही होता है। तो इसको ममलूक वंश भी कहा जाता है। दूसरी चीज, ये शासन जब सत्ता पे बैठा था उसकी डेट क्या थी? 25 जून 1206 में लाहौर में ये शासन सत्ता संभालता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की एक उपाधि और थी जिसका नाम था मलिक व सिपाह सलार। सिपाह सलार, ये क्यों कहा जाता था मलिक सिपाह सलार? सिपाह सलार से मतलब सिपाही, सिपाही का मतलब देखा जाए अगर तो देखा जाए ये अपने आप को अभी मन में जो एक दास्ता थी, दास्ता से वो उबरा नहीं था। यानी क्या था? ये गुलाम था मोहम्मद गौरी का, ये आपको स्वतंत्र अब भी नहीं मानता था। इसलिए इसने सुल्तान अपने आप को नहीं घोषित करके ये आपको मलिक या सिपाह सलार ही घोषित किया। किसका? राज्य का। ठीक है। उसके बाद ये तो इसकी ऐसी उपाधि हो गई, लेकिन इसकी कुछ उपाधियां भी दी गई थी नॉर्मल। कौन कौन सी उपाधि थी? इसको क्या कहा जाता था? लाख बख्श। और एक उपाधि थी हातिम ताई, लोगों का भला करने वाला। और एक था कुरान ख्वां, यानी कि कुरान का ज्ञाता भी था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने कुछ निर्माण भी कराए थे जो आज भी आप लोग जानते होंगे। इसका कुछ निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण निर्माण जो था वो तो कौन सा था? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार। एक संत हुआ करते थे, वैसे संत का नाम था, सूफी संत थे, सूफी संत। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इन्हीं की याद में ही कुतुब मीनार बनाया था। तो होता क्या, क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आता है कि ये कुतुब मीनार क्यों बनवाया था, या अपने लिए बनवाया रहा होगा? तो ऐसा कुछ नहीं था। ये जो था एक सूफी संत थे जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इन्हीं के याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। वैसे कुतुब मीनार का निर्माण इनके द्वारा पूरा तो नहीं हुआ था, नींव तो डाल दी थी, नींव तो इन्होंने ही डाली थी कुतुब मीनार की, और 2 मंजिलें बनवा भी दी थी, 2 मंजिलें बनवा भी दी थी। लेकिन बाकी 3 मंजिलें जो ऊपर थी उसको किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। ठीक। उसके बाद बताते हैं कि एक बार बिजली से इसका ऊपरी हिस्सा जो क्षतिग्रस्त हो गया था, उसका पुनर्निर्माण जो कराया था फिरोज शाह तुगलक।
क्वेश्चन आ सकता है कि पुनर्निर्माण जो था कौन करवाया था। ये तो हो गया कुतुब मीनार। 2.5 दिन का झोपड़ा का नाम सुना होगा आपने। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है? राजस्थान में। ये भी बनवाया था इन्होंने ही, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। एक और मस्जिद थी कुब्बत उल इस्लाम, मस्जिद कहाँ पे है? दिल्ली। इसकी निर्माण भी किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़, अब थोड़ा सा इनकी मृत्यु के बारे में जान लेते हैं। तो इनकी जो मृत्यु थी वो लाहौर में ही हुई थी। ये चौगान खेल रहे थे, और चौगान जो घोड़े से खेला जाता है, तो वही चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, कब हुई थी कि मृत्यु? 1210 में। कहाँ पे हुई थी? लाहौर में। कैसे हुई थी? चौगान खेलते हुए। घोड़े से गिरकर। जब ये इनकी मृत्यु हो गई तो इनका एक पुत्र था जिसका नाम था आराम शाह। तो यही आराम शाह जो है गुलाम वंश का अगला शासक बनता है। किनके? इनके मरने के बाद, इनकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के, इन्हीं का पुत्र आराम शाह गुलाम वंश का अगला शासक बनता है। लेकिन ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा योग्यता नहीं थी। ये 8 महीने तक शासन करता है। 8 महीने के शासन के बाद एक नया नाम आता है इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश ने इसको हटा दिया। हटाने के बाद खुद शासन करने लगा, अपने आप को शासक नियुक्त कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे इनका शासन कुल मिला के 8 महीने का था। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कौन था या रिश्ते में क्या था कि जो इसे हटा दिया। इनको हटाने का मतलब था वो दूसरा कुछ नहीं था। ये जो आराम शाह के पिता हैं यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक, ये उन्हीं का जो था दास था और उन्हीं का दामाद भी था, दोनों चीज़ था। अब हम इसी के बाद क्या पढ़ते हैं? इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश जो था, इसका समय क्या था? समयकाल 1211 से लेकर 1236 तक। इल्तुतमिश, इनका काल क्या था? 1211 से लेकर 1236, क्योंकि अभी 10 में इनकी मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। 8 महीने तो उनका पुत्र शासन किया था। 8 महीने के बाद जो है फिर जाके इल्तुतमिश सत्ता पे काबिज होते हैं। कब? 1211 ईस्वी में। 1211 से लेकर 1236, बहुत लंबा समय काल था इनका गुलाम वंश में इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश के बारे में अभी हमने आपको बता भी दिया। बताया यही कि ये इल्तुतमिश जो थे क्या थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के दास थे एवं उनके दामाद थे, इसीलिए इसे हटा दिए थे योग्यता नहीं होने के कारण। इल्तुतमिश दास एवं दामाद किसके थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के। ठीक, जब कुतुबुद्दीन ऐबक सिंहासन पे बैठे हुए थे, यानी कि जब वो राजा थे, उस टाइम पे इल्तुतमिश जो थे वो क्या थे? बदायूं के सूबेदार हुआ करते थे। सूबेदार, ये वही सुल्तान थे जिन्होंने अपनी राजधानी को लाहौर से हटाकर दिल्ली स्थानांतरित किया। ठीक, दिल्ली राजधानी बनाया इन्होंने।
स्थानांतरित की। फिर ऐसा बनाने के बाद बगदाद के खलीफा, कौन? बगदाद के खलीफा ने इनको सुल्तान की उपाधि दी, सुल्तान की उपाधि दी। इस सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने के बाद इन्हें ही जो है सही रूप से सल्तनत काल का संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक किसे मानेंगे? इल्तुतमिश को। क्यों मानेंगे? क्योंकि ये जो थे अपनी राजधानी को लाहौर से बदलकर दिल्ली स्थानांतरित किए थे। वही दिल्ली जिसके नाम से इस काल का नाम आता, वही दिल्ली जो आज तक भी राजधानी बनी हुई है, ये तब भी एक केंद्र हुआ करती थी। इसी वजह से बगदाद के खलीफा ने इनको सुल्तान की उपाधि दी। सुल्तान जब बने, ये सुल्तान का नाम होने की वजह से ही इनको संस्थापक भी माना जाने लगा सल्तनत काल का। अब आता है नंबर, सल्तनत काल के 3 महत्वपूर्ण अंग थे जो कि इल्तुतमिश के द्वारा बनाए गए थे। वो 3 महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से थे? पहला अंग जो था उसका नाम था इक्ता, दूसरा जो था वो था सेना, तीसरा जो था वो मुद्रा प्रणाली। अब तीनों के बारे में जान लेते हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव था सल्तनत काल में। इक्ता का मतलब वो होता है कि जैसे कोई सैनिक है, सैनिक को वेतन ना देकर उसको एक जमीन का टुकड़ा देने को ही इक्ता कहते थे। सेना में एक बहुत बड़ा सुधार किया इसने। सुधार क्या किया था? इसने 40 सरदारों की एक मिला के सलाहकार परिषद बनाई। 40 सेनापति या 40 सरदारों को मिलाकर एक सलाहकार परिषद बनाई जिनका नियंत्रण सेना पर होता था। बहुत बड़ा बदलाव था। दूसरी चीज मुद्रा प्रणाली। इनमें उनके मुद्राओं में एक प्रमुख मुद्रा जिनका नाम था टंका, ये किस चीज की बनी होती थी? चांदी की। दूसरी मुद्रा कौन थी? जीतल, ये किस चीज की बनी होती थी? तांबे की। ये तो इनके कुछ काम हो गए। इन्होंने एक दूसरी चीज, एक प्रथा या एक सुधार जो भी कह सकते हैं हम, उसके बारे में भी एक व्यवस्था बनाई थी कि अगर आपको न्याय की ज़रूरत है तो आपको लाल वस्त्र का धारण करना पड़ेगा। अगर आपको न्याय लेना है या न्याय मांगना है तो आप किस वस्त्र में जाएंगे? लाल वस्त्र में। तो जब इल्तुतमिश अपने जीवन काल में ही जब जिंदा थे, मरने के पहले, मृत्यु के पहले ही इन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया था? अपनी पुत्री रजिया को। इनकी पुत्री कौन थी? रजिया। ये जब मृत्यु नहीं प्राप्त किए थे उसी टाइम पे इन्होंने रजिया को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। लेकिन हुआ क्या, जब इनकी मृत्यु हो जाती है, कब होती है मृत्यु? इल्तुतमिश की मृत्यु कब होती है? 1236 में। तो इनका एक बेटा था, छोटा बेटा, छोटा पुत्र जो था, जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इसको शासक बना दिया जाता है। तो अभी हमने आपको बताया कि जब इल्तुतमिश जब अपने जीवन काल में ही उत्तराधिकारी नियुक्त कर चुके हैं अपनी पुत्री को, तो कैसे ये इनके बेटे जो है नकुरुद्दीन फिरोज शाह कैसे बन जाते हैं? तो वहाँ पे इनकी एक गलती थी कि जो इन्होंने सेना में एक परिषद बनाया था, किनका? 40 सरदारों का, 40 सेनापतियों का, उन्हीं का नियंत्रण सेना पर हो गया। और वो ये नहीं चाहते थे कि रजिया जो है सत्ता पर बैठे, तो वो यही चाहते थे कि कोई, जैसे वैसे भी उस टाइम पे पितृसत्तात्मक सत्ता हुआ करती थी, तो
उस टाइम पे ये नहीं चाहा जा रहा था कि किसी एक महिला को जो है या एक स्त्री को शासन की सत्ता दी जाए या वो शासन करे। इसी वजह से उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, ज़बरदस्ती रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो इनके इल्तुतमिश के छोटे पुत्र थे उनको गद्दी पर बैठा दिया। वैसे देखा जाए तो ये अन्याय ही था। इसी अन्याय के खिलाफ इनकी पुत्री रजिया ने लाल वस्त्र धारण करके, ठीक, और जुमे की नमाज जब अदा होती है उसके बाद, उसी दिन की बात है, उसके बाद जब नमाज अदा हो गई तो ये मस्जिद के सामने लाल वस्त्र धारण करके जाके खड़ी हो जाती हैं और फिर जो प्रजा थी, प्रजा से न्याय मांगती हैं कि जब हमारे पिता ने हमको उत्तराधिकारी नियुक्त किया है तो कैसे जो है हमारे भाई उस पर शासन कर सकते हैं। तो प्रजा ने मिलकर रजिया को सुल्तान बनवा दिया, क्योंकि प्रजा ने विद्रोह कर दिया और रजिया को सुल्तान बना दिया। तो रजिया सुल्तान बन जाती हैं। तो रजिया का जो शासनकाल था वो कब से था, 1236 से लेकर 1240 तक। रजिया की विशेषता क्या थी? विशेषता यही कि ये दिल्ली की पहली, प्रथम और आखिरी मुस्लिम शासिका थी। कोई शासन ही नहीं किया है, प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका। ये रजिया जो थी, इनका एक छोटा सूबेदार था जिसका नाम था जमालुद्दीन याकूत। एक छोटा सूबेदार था। इन्होंने इसका प्रमोशन कर दिया। क्या किया? प्रमोशन, प्रोन्नति करके इसको एक उपाधि दे दी। उस उपाधि का नाम था अमीर ए आखूर। ये इसका अर्थ होता है कि अश्वशाला का देख रेख करने वाला। अश्वशाला मतलब जहाँ घोड़े रहते हैं, ये एक बड़ा पोस्ट माना जाता है। ये प्रमोशन कर दिया, यानी एक छोटे सूबेदार थे पहले जमालुद्दीन याकूत, और इन्होंने क्या किया था, सूबेदार से हटाकर अमीर आखूर की उपाधि दे दी, यानी अश्वशाला का कार्यभार सौंप दिया। ये बात जो है इनके जो 40 सेनापति थे उनको अखर रही थी। वैसे भी इनसे घृणा ही करते थे और उन्होंने इनको बदनाम करने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि ये जो है जमालुद्दीन याकूत, इनसे इनका प्रेम संबंध है, उनको जो है बदनाम करने लगे। फिर कुछ दिन बीतता है। कुछ दिन के बाद रजिया के राज्य का ही एक हिस्सा था जिसका नाम था तबर हिंद। तबर हिंद कहाँ है? तबर हिंद जैसे दिल्ली है, दिल्ली के बाद पंजाब है, पंजाब ही राज्य का एक स्थान है तबर हिंद। उस तबर हिंद का एक सूबेदार था जिसका नाम था अल्तुनिया। ये तबर हिंद का सूबेदार था। इसने विद्रोह कर दिया, इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और ये तबर हिंद कहाँ पे आता था? इसी दिल्ली के शासन में ही आता था। तो इसने जब विद्रोह कर दिया कि हम स्वतंत्र हैं, तो अब तो इनको युद्ध करना ही था। किनको? रजिया को। तो इन्होंने क्या किया, युद्ध छेड़ दिया अल्तुनिया के विरुद्ध। फिर अल्तुनिया से युद्ध करते हुए रजिया की हार हो जाती है। रजिया की हार हो जाती है, उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या था? ये जो 40 सेनापति थे इन्होंने साथ ही नहीं दिया। वो तो सोचते थे कि हार जाएं, क्योंकि वैसे भी आपको पता है छोटा सूबेदार और इतने बड़े सल्तनत की शासिका ऐसे हार तो सकती नहीं, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ कमी रही होगी। तो जब ये 40 सरदार जो इनका साथ नहीं दिए तो ये हार गई।
लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, चालाकी कर लिया। चालाकी में इन्होंने क्या किया, अल्तुनिया से शादी कर ली, यानी कि विवाह कर लिया। इन्होंने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। फिर उसके बाद अल्तुनिया से विवाह करने के बाद फिर भी अभी 40 सरदार इनके पीछे ही लगे थे। कैथल नामक जगह के पास इन्होंने इनकी यानी कि रजिया की और इनके पति जिसका नाम था अल्तुनिया, इन दोनों को मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का कई कारण था जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। मृत्यु का मतलब हत्या होती है। हत्या में कई लोग कहते हैं 40 सरदार ने मरवा दिया, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं इनके गुंडों ने मरवा दिया, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर इनका अंत हो जाता है रजिया का। रजिया का अंत होने के बाद शासन सत्ता जो कि इनके हाथ में आती है, इनका एक भतीजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन मसूर शाह। ये सत्ता पे काबिज होता है। कब होता है, 1246 में, क्योंकि अभी आपने पढ़ा होगा 1246 में सत्ता पे काबिज होता है। हाँ, इनकी मृत्यु जब होती है तो काबिज होने के बाद 1242 में सत्ता पे काबिज होता है और ये कई वर्ष तक रहता है, 1246 तक रहता है। कुल 4 वर्ष इसने शासन किया। इसके अंदर बहुत ज़्यादा योग्यता नहीं थी, जिसके कारण इसको हटा दिया गया और अगला शासक जो बनता है उसका नाम था नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद, इनका शासन काल क्या था, 1246 से 1266 तक। वैसे ये महत्वपूर्ण शासक थे, इसलिए थे क्योंकि बलबन जो इनके बाद आए थे उनको गद्दी पे बैठाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। कहा जाता है कि नसरुद्दीन शाह महमूद ने बलबन को अपना वजीर नियुक्त कर दिया था, अपना वजीर बना दिया था। किनको, बलबन को। तो इसी खुशी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह जो है नसरुद्दीन महमूद से कर दिया। फिर कुछ टाइम बीतता है और नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। फिर शासन सत्ता पे काबिज होता है कौन, बलबन। अब बलबन का शासनकाल जो था, अभी तो 1266 तक ये चल रहे थे, अब 1266 से लेकर 86 तक किनका शासन चलेगा, बलबन का। तो ये जो बलबन थे ये कहाँ से आए थे, ईरान से। ईरान से आए थे, ये सारी व्यवस्था ईरान की लागू कर रहे थे यहाँ पे आकर। ईरान में एक त्यौहार होता, बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसका नाम है नवरोज़। नवरोज़ त्यौहार जो था इन्होंने शुरू किया था। ये ईरानी त्यौहार है। ईरानी त्यौहार की शुरुआत किसने की थी, बलबन ने। इन्होंने 2 व्यवस्थाएं और भी की थी जिसका नाम था, एक का नाम था सजदा, दूसरे का नाम था पैबोश। तो कुछ लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते वो जान लें। सजदा का मतलब होता था सिर झुकाना, पैबोश का मतलब होता था पैर छूना। यानी कि जो भी बलबन के राज्य में आता था और राज दरबार में आता था उसको सिर झुकाना होता था और पैर छूना होता था। यही था सजदा और पैबोश का मतलब। और इनके द्वारा एक बहुत बड़ा सुधार भी किया गया था। सुधार यही किया गया था कि जो ये 40 सरदार हुआ करते थे सेना में, इनको हटा दिया गया था। 40 सरदारों का जो परिषद था इसको हटा दिया था। किसने, बलबन ने।
ठीक, यही सब था। फिर 86 के बाद बलबन की मृत्यु हो जाती है। फिर गुलाम वंश का अगला शासक जिनका नाम था कैंकुवार बनते हैं। कैंकुवार भी एक अयोग्य शासक ही थे। इनके बाद जो है अंतिम शासक, इस वंश के अंतिम शासक जिनका नाम था क्यूमर्स, ये शासन सत्ता संभालते हैं। फिर हुआ क्या, इनसे युद्ध होता है, किनसे? जलालुद्दीन खिलजी से। कब होता है? 1290 में। और इस युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है, इनकी हत्या ही कर देते हैं क्यूमर्स की। कौन करता है? जलालुद्दीन खिलजी। और ये जलालुद्दीन खिलजी जो थे, इनकी हत्या कर कौन से वंश की स्थापना करते हैं? खिलजी वंश। ये जलालुद्दीन खिलजी ही खिलजी वंश की स्थापना करते हैं।